Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain how to make a simple sentence by using gerund. This is the sixth part of our series of synthesis. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सिंथेसिस की सीरीज चली हुई है और सिंथेसिस सीरीज में 5 वीडियोस पहले आ चुकी है, 6ठी वीडियोस की है। और इस छठे पार्ट में आज हम ये ध्यान करेंगे कि दिए गए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए gerund का प्रयोग कैसे किया जाता है या gerund का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो में लगभग आपको उसको डिफाइन करता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें केवल एक फाइनल वर्ब होती है, और सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक दिए गए सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देना, और दूसरा क्या कि दिए गए सेंटेंसेस का जो अर्थ है वो और जो बनाया हुआ हमारा सेंटेंस है वो उसको कवर करता हो, यानी बनाया हुआ सिंथेसिस करने के बाद जो बनाया हुआ हमारा एक सेंटेंस है वो दिए गए 2 या 3 सेंटेंस जो होते हैं उनके पूरे अर्थ को कवर करता हो, यानी मीनिंग चेंज नहीं होने देना है। तो आज हम ये सीखेंगे कि gerund का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि gerund क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि gerund क्या होता है तब तक हम सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, रटा जा सकता नहीं है, और रट के यदि हम करेंगे तो एक्यूरेसी आने की संभावना कम होती है। जरूरी नहीं कि हमारा आंसर एक्यूरेट हो। तो एक्यूरेट कब होगा? एक्यूरेट तब होगा जब हम पहले gerund को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और gerund सिंथेसिस के साथ साथ ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो हिंदी के कई सारे बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं जिनमें कई जगह gerund का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं gerund क्या होता है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि सिंथेसिस gerund के प्रयोग से कैसे की जाती है। और चूंकि gerund का जो अर्थ होता है और इन्फिनेटिव का जो अर्थ होता है वो लगभग इक्वल होता है, तो हम यहाँ ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ हम gerund का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, दोनों का क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों का अर्थ समान है क्या, दोनों का प्रयोग करने से अर्थ समान रहेगा या दोनों का प्रयोग करने से अर्थ डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं gerund क्या होता है। तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट हो और उसमें हम क्या जोड़ दें, ing जोड़ दें, तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो gerund बन जाता है। और gerund का जो अर्थ होता है वो ना मी में से समाप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेम अर्थ जो था किसका था, नानी ने से समाप्त होता था इन्फिनेटिव वर्ब का। तो इन्फिनेटिव वर्ब और gerund का अर्थ इसका मतलब एक बराबर एक समान है, लेकिन दोनों का प्रयोग थोड़ा थोड़ा सा करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने देखा रीडिंग। अब रीडिंग यदि हम देखें कि हमारी ये फाइनाइट वर्ब है तो तब इसका अर्थ क्या होगा, तब इसका अर्थ होगा रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए वो है की बजाय रहा रही रहे, क्यों? क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। यदि वो प्रेजेंट होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, और यदि वो पास्ट होगा तो रहा था, रही थी, और यदि फ्यूचर होगा तो रहा होगा, नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब में हो जाएगा। लेकिन यदि यही प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing होता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफरेंट मीनिंग होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है हुए, हुआ या हुई या ये इसका अर्थ है। तो यहाँ जैसे फाइनाइट वर्ब में रहा रही रहे से समाप्त होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, क्या होगा, पढ़ता हुआ, पढ़ते हुए, या क्या हो सकता है, पढ़, यहाँ ये होगा। और यही स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स किसकी है, यहाँ gerund। लेकिन जब gerund होगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पढ़ना, पढ़ना, यहाँ इसका अर्थ ये होगा पढ़ना। और यदि हम इसको इन्फिनेटिव बताएं तो इन्फिनेटिव टू रीड होता है, टू रीड का अर्थ भी पढ़ना होता है। तो टू रीड का और रीडिंग का मीनिंग सेम है, रीडिंग gerund है, टू रीड इन्फिनेटिव है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग सेम होने के बावजूद
यूज जब किया जाता है वो डिफरेंट कंडीशन में किया जाता है। इन्फिनेटिव का आपने देखा कि जहाँ पर्पस प्रकट करना होता है, उद्देश्य प्रकट करना होता है, वहाँ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेकिन इसका यूज हम वहाँ करते हैं स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंस की सिंथेसिस करने के लिए जहाँ पर कोई प्रीपोजिशन सजेस्ट होती है। अब ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब भी होती है, तो 2 + 1 इन्फिनेटिव होती है, तो 2 + 1 इन्फिनेटिव होगी। लेकिन यदि सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तो प्रीपोजिशन किसका पार्ट हो गया? आपके इन्फिनेटिव वर्ब का पार्ट हो गया। और यदि उसके पहले की एक और प्रीपोजिशन आती है तो 2 प्रीपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। कब आ सकती है? यदि वो डबल प्रीपोजिशन होती है। डबल प्रीपोजिशन कौन सी होती है? 2 सिंगल प्रीपोजिशन मिल करके डबल प्रीपोजिशन बनाती है, और वो कुछ ही प्रीपोजिशन होती है, सब में नहीं मिल सकती आपस में। जैसे इन और टू मिल करके एक दो बना लेती है, अप और ओन मिल करके अपोन बना लेती है, तो ये विद और इन मिल करके विद इन बना लेती है। तो ये तो डबल प्रीपोजिशन है, इनका तो कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यदि हम विद और विद के साथ टू लगाना शुरू कर दें तो नहीं लगेगा। विद इन हो सकता है, विद टू नहीं हो सकता। तो प्रीपोजिशन अब यहाँ टू तो आपके लिए है। अब मान लीजिए इसके पहले कोई और प्रीपोजिशन सजेस्ट होती है तो वहाँ नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जीरो के साथ जाना पड़ता है। तो हम ये भी कहें स्टूडेंट्स कि जीरो जो है अपने पहले अक्सर कोई ना कोई प्रीपोजिशन अवश्य देता है, अपने पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन अवश्य देता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जीरो का प्रयोग सिंथेसिस करने के लिए, सिंपल सेंटेंस को ढूंढने के लिए वहाँ किया जाता है जहाँ कोई प्रीपोजिशन सजेस्ट होती है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे he is rich, he is generous, यहाँ इसकी वर्ब इज है और यहाँ इसकी वर्ब इज है। यहाँ क्या हो? वह धनी है, इसका मीनिंग ये हुआ, और वह दयालु है, इसका मीनिंग ये हुआ। अब स्टूडेंट्स यदि दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हमें सिंथेसिस करना है, ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब देखिए इसमें इसका प्रयोग नहीं हो सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो कार्य साथ साथ हो गए, तो कोई दो कार्य हो ही नहीं रहे। वहाँ क्या जाता है? एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य होता है, यहाँ कोई कार्य हो ही नहीं रहा। वहाँ क्या आ सकता है? जहाँ दूसरे कार्य करने के लिए कार्य करना जरूरी होता है, यहाँ कोई कार्य हो ही नहीं रहा। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? जब कोई कार्य करते रहने के दौरान दूसरा कार्य अपने आप हो जाता है, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोनों में से कंडीशन, चारों में से कोई भी कंडीशन नहीं है। क्योंकि सेंटेंस में कार्य की केवल क्या बताया जा रहा है? किसी के बारे में, किसी की क्वालिटी को बताया जा रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया सकता है, कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है तो गैप होता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इन्फिनेटिव उद्देश्य प्रकट करती है। 2 + वर्ब होती है, यहाँ वर्ब ही नहीं है। वर्ब क्या है? यहाँ वर्ब भी दी हुई है, इज, यहाँ भी इज और यहाँ पर भी इज। तो हम कहाँ जाएंगे? हम पहुंचेंगे स्टूडेंट्स जीरो। तो क्या हो जाएगा? जीरो मैंने क्या बताया? अपने पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन अवश्य देगा। तो क्या हो जाएगा? Besides being rich, he is generous. ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग पूरा क्या होगा? धनी होने के अलावा वह दयालु भी है। अब इसका ये मीनिंग होगा, देखिए वह धनी है, वह दयालु है, धनी होने के अलावा वह दयालु भी है। अब ये क्या हुआ हमारा? ये जीरो हुआ। ये क्या हुआ हमारा? ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन है और ये हमारा जीरो है। अब यहाँ स्टूडेंट से प्रश्न बनता है कि यहाँ तो वर्ब भी दी हुई थी, यहाँ पे वर्ब भी दी हुई थी, इसको हमने क्या बनाया? जीरो बनाया, तो फिर ये तीन तरह से आ गई। स्टूडेंट से भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरो बनाना होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है और इज होगी। तो इज में माया जोड़ करके इजी आपने कहीं पढ़ाए होंगे। क्या होता है जो बी होती है वर्ब हिंदी में क्या होता है इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल। इन सबको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से भी कोई भी वर्ब की है यानी जब जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो फुल वर्ब का कार्य करती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं तभी तो कहते हैं जो फुल वर्ब का कार्य करती है, अदरवाइज तो हेल्पिंग वर्ब होती है या लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जब हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब फुल वर्ब का कार्य करती है तब उनको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी बी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमें इनमें से कोई भी वर्ब दी है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड बनाना होता है तो तब हम क्या करते हैं डी प्लस आई इक्वल टू डी। तो इसलिए क्या हुआ है यहाँ इसका प्रयोग किया, बी का प्रयोग किया। यदि यह वाज होता तो वाज होने पर भी बी भी होता क्योंकि वाज को भी रिप्रेजेंट कौन करता है बी करता है। यदि यह विल बी होता तो तब भी बी भी होता क्योंकि विल बी को भी बी रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से कोई भी वर्ब होती है जो फुल वर्ब का सेंटेंस में कार्य करती है। ऐसी कंडीशन यदि होती है तब हम क्या करते हैं तब हम बी प्लस आई के रूप में या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो अलग सेंटेंस ही इज रिच ही इज जनरस हमने क्या बनाया बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज जनरस। अब देखिए इनको दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। यदि हम इसको देखें he has finished his work अब तो क्या हुआ he had finished his work पहले उसने अपना कार्य पूरा किया फिर वो खेल के चला गया। अब ध्यान दीजिए ये काम पूरा समाप्त हुआ इसके बाद ये हुआ तो हमने यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया था। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट टू प्ले। अब यहाँ क्या हुआ अपना कार्य समाप्त करके जो है खेलने। इसी को हम जीरंड का प्रयोग करके बना सकते हैं। तब क्या हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क कॉमा ही वेंट टू प्ले। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह खेलने। अब दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है लेकिन जब हम किसके साथ जाएंगे जीरंड के साथ जाएंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन देते हैं। यहाँ हमने किसका यूज कर दिया यहाँ हमने यूज कर दिया किसका परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग क्यों किया था हमने क्योंकि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है दोनों कार्यों के बीच में समयांतराल होता है। जहाँ एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है उसके पहले क्या सेंस किसकी है प्रीपोजिशन की, इसलिए हमने आफ्टर प्रीपोजिशन यहाँ। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें he is आवाज लेकर के देखते हैं he was ill he attended his lecture। क्या हुआ मैं बीमार था वो बैठने के लिए लेक्चर अटेंड करता था। तो हम इसको क्या बना देंगे इसको भी जीरंड बना देंगे तो क्या हो जाएगा in spite of being ill he attended his lecture
क्या हुआ, बीमार होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद वह रोजाना अपने लेक्चर अटेंड करता है। देखिए इस सेंटेंस का अकेले का मीनिंग ये है कि यहाँ क्या था, बीमार था, रोजाना अपने लेक्चर अटेंड करता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस कर सकते हैं जीरन का प्रयोग करके, स्पेशली वहाँ जहाँ अपनी पोजीशन सजेस्ट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने देखा था इंफिनिटिव वर्ब, ठीक उसी तरह से जीरन वर्क्स एज अ फ्री नाउन। जीरन फ्री नाउन की तरह से कार्य करता है और वो पांचों वर्ग जो है कौन से को नाउन के होते हैं, सब्जेक्ट हो सकती है नाउन, दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकती है नाउन, तीसरा कॉम्प्लीमेंट हो सकती है नाउन, चौथा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, या इसको क्या कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन, ये भी इसको कहा जाता है। और जो फिफ्थ है वो क्या है, केस इन अपोजिशन। तो ये पांचों फंक्शन जीरन भी कर सकता है, क्योंकि जीरन फ्री नाउन के रूप में कार्य करता है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, क्या कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच दो काम करता है। यहाँ एक वर्ब है तो वर्ब के साथ साथ ये नाउन का कार्य भी करती है, इसलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहा गया क्योंकि ये दो फंक्शन है। तो ये सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और इन पांचों में से सारे पांचों के पांचों फंक्शन कर सकते हैं। अब यदि हम देखिए एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था पिछले वीडियो में कि इंफिनिटिव वर्ब सब्जेक्ट का कार्य करती थी, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, टहलना, एक अच्छा व्यायाम। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है जीरन, लेकिन सेंटेंस में किसी का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। और यही प्रीपोजिशन ये आपकी इंफिनिटिव वर्ब भी कर सकती थी, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज, अब देखिए यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटिव। इस तरह से सब्जेक्ट का कार्य भी कर सकती है, ऑब्जेक्ट का कार्य भी कर सकती है, दोनों कार्य भी साथ साथ हो सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास सी इज क्या सब्जेक्ट हो गया, देखना ही विश्वास। अब यहाँ ये भी आपका जीरन है और साथ ही साथ ये भी जीरन है। तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पांचों फंक्शन हम कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यूज करने की बात आती है, क्योंकि इंफिनिटिव वर्ब और जीरन का दोनों का अर्थ समान होता है, तो मैक्सिमम जो वर्ब होती है दोनों में से किसी को भी ले लेती है, इंफिनिटिव वर्ब को भी ले लेती है, अपने साथ जीरन को भी ले लेती है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो इंफिनिटिव वर्ब को और जीरन को ये तो दोनों को लेती है, लेकिन उनका अर्थ चेंज होता है। देखिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ही स्टॉप टू प्ले, और दूसरा ही स्टॉप प्लेइंग। अब ये देखिए दोनों सेंटेंस, इसमें हमने किसका प्रयोग कर दिया, इंफिनिटिव का कर दिया, और यहाँ किसका कर दिया, हमने यहाँ पर हमने जीरन कर दिया। अब इससे पहले हम देख रहे थे तो वाकी से गुड एक्सरसाइज और वाकी से गुड एक्सरसाइज, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों का समान था। लेकिन यहाँ यदि हम देखें, क्योंकि इंफिनिटिव का यूज कहाँ किया जाता है, इंफिनिटिव का यूज किया जाता है किसके लिए, पर्पस के लिए। तो इसका अर्थ क्या होगा, वह खेलने के लिए क्योंकि ये जो इंफिनिटिव वर्ब है ये किसका उद्देश्य प्रकट करेगी, किसका उद्देश्य प्रकट करेगी कि उसके रुकने का उद्देश्य क्या था। तो रुकने का उद्देश्य क्या था, उसको क्रिकेट खेलना था।
तो वह क्रिकेट खेलने के लिए या वह क्रिकेट खेलने के लिए तो यहाँ इसका उद्देश्य क्रिकेट खेलना, लेकिन जिस सेंटेंस में लिखे तो यहाँ स्टॉप का मीनिंग क्या हुआ, उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अब देखिए दोनों का अर्थ बिल्कुल, चूंकि जीरण उद्देश्य प्रकट नहीं करता, तो जहां हमने जीरण का प्रयोग किया वहां स्टॉप का अर्थ छोड़ दिया है, जहां हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया वहां स्टॉप का अर्थ रुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वर्ब जो है वो जीरण या इन्फिनिटिव किसी को भी अपने साथ ले लेती है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है या तो जीरण को लेती है या इन्फिनिटिव को लेती है, और कुछ वर्ब ऐसी होती है कि इनमें यदि हम जीरण का प्रयोग करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, और यदि हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके सामने जीरण का प्रयोग करके हम कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंथेसिस के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में जाकर के मैसेज करके छोड़ देंगे, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा करके अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।